we have our super speaker coming up. We have Mr. Rajendra Singh, जिसके बारे में इनके आपको मैं जितना भी कहूँ कम है, क्योंकि he is like the man, water man of India, Indian water conservationist and environmentalist. And with him, we have Dr. Anurag Batra joining us, Chairman and Editor-in-Chief, BW Business World and Exchange for Media Group. Let's get started with such amazing sessions. नमस्कार राजेंद्र सिंह जी, पहली बात तो नमस्कार। राम राम। मेरा शुक्रिया कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और मुझे पता है आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होते हुए आपके बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, और आप एक्चुअली बोलने के अलावा काम कर रहे हैं आज भी। तो शुक्रिया। एंड यू नो, for all the viewers, I don't think people who are interested in environment, I don't think he needs an introduction. बस इतना कहना चाहूंगा कि इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी मिला 2015 में। इनकी एक एनजीओ है तरुण भारत संघ, which he founded in 1975। तो पिछले 45 साल से ये एनवायरमेंट और वाटर के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। I would leave to him। मैं सिर्फ एक राजेंद्र सिंह जी आपसे एक ही प्रश्न करना चाहूंगा, उससे वार्तालाप शुरू करना चाहूंगा कि आप 45 साल से ये बात कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो, चाहे ट्रीज हो चाहे पानी हो, ये सब इंटर रिलेटेड है, दे आर इंटीग्रेटेड, दे आर पार्ट ऑफ द सेम लाइफ इकोसिस्टम। बट कोविड के बाद क्या लगता है कि आपको लोग ज्यादा संवेदनशील हुए हैं, इसके प्रति उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि कोई फर्क नहीं पड़ा? आपने ठीक सवाल पूछा। कोविड के बाद कुछ लोगों के चक्षु तो खुल गए हैं, और मेरे जैसे लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस आया कि जो हम 40 साल 45 साल पहले से कर रहे थे, बोल रहे थे, वो कोविड में हुआ। गंगा के मामले में मैं सरकारों से बराबर कह रहा था कि यदि आप रिवर और सीवर को सेपरेट कर देंगे तो गंगा ठीक हो जाएंगी, आपको हजारों करोड़ लाखों करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ये जो इंडस्ट्रियल पानी है या सुएज का पानी है, उसको रिट्रीट रिसाइकल करके रीयूज करो एग्रीकल्चर में, एनिमल और जो ट्रीट करके बागवानी में, लेकिन गंगा में मत छोड़ो। गंगा में तो उसका जो ए क्लास वाटर है, जिसमें तुम शुगर केन ग्रो कर रहे हो, जबकि शुगर केन सी क्लास वाटर में भी हो जाता है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन सरकारों ने नहीं सुनी। अब ये बात प्रूव हो गई कि यदि हम गंगा में अपनी गंदगी ना डालें, गंगा में हमारे जो मैला है वो ना जाए, तो गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। देखो, हम भारत के लोग बहुत ही समझदार और संवेदनशील थे, इसीलिए हम माँ कहते थे गंगा को। माँ जो होती है वो हमारा बचपन में मैला धोती है, वो जवानी में मैला ढोती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भारत जवान होता गया, अपना मैला नदियों में डालता गया, वैसे वैसे हमने अपनी माँ को मैला ढोने वाला बना दिया। इसलिए ये बात अब प्रूव हो गई है कि यदि हम, और सरकारों को भी समझ में आ जाना चाहिए, सरकारों को भी दिखता है कि यदि हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि नदियों में गंदा पानी ना जाए, तो हमारी नदियां ठीक हो जाएंगी। इसलिए आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं दो छोटी बातें कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 ने दो बड़ी बातें प्रूव की। एक तो ये कि भारत गांवों का गणराज्य था, आज भी है। जब लोगों को शहरों में असुरक्षा महसूस हुई, तो गांव से उजड़े हुए लोग जो शहर आए थे वो वापस गांव चले गए, और कुछ गांव की पॉपुलेशन। और दूसरी बात ये प्रूव हो गई कि प्रकृति में वो शक्ति है कि यदि हम उसको थोड़ा आराम दे दें, उसके प्रति थोड़े संवेदनशील हो जाएं, प्रकृति के प्रति हमारे मन में सम्मान आ जाए, हमारे लाइफ स्टाइल में अडेप्टेशन आ जाए, नेचुरल अडेप्टेशन आ जाए, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन आ जाए, तो नेचर अपने आप को बहुत ठीक कर सकती है। दोस्तों, इस कोविड-19 ने ये संवेदना सरकारों में और समाज में कितनी जगाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक सेंसिटिविटी
प्रूव हो गई है, ये संवेदना सिद्ध हो गई है कि प्रकृति भी अपने को ठीक कर सकती है और प्रकृति में वो क्षमताएं हैं। यदि हम बिगाड़ ना करें, यदि हम अपने बिगाड़ को रोक दें, तो प्रकृति अपने आप सुधार लेती है। ये बात प्रूव हुई है। एक चीज राजेंद्र सिंह जी आपके बारे में ये है, मैंने पिछले साल भी जब आपको सुना, आप जो कहना होता है वो कह देते हैं। और क्योंकि और आप 45 साल से ये बातें कह रहे हैं और कह नहीं रहे, कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो आप चीजें कह रहे थे कि हमें पता है कि चेन्नई में हर साल पानी की कमी होगी, हमें पता है, हर साल होती है। 600 मिलियन लोगों को पानी नहीं मिलता। भारतवर्ष के आधी, लगभग आधी या 40-42% को पानी की प्रॉब्लम है, किस वे और इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे को नहीं लगता कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई भी स्पीकर बिना पानी, जितनी गर्मी हमने पिछले 10 दिन में देखी, तो पानी जल ऊर्जा है, वो जीवन ऊर्जा है। तो पानी सिंचाई के लिए चाहिए, पानी अपने आप को साफ रखने के लिए चाहिए, पानी खाना बनाने के लिए चाहिए, पानी बाग बगीचों को और हमारी एयर को अच्छा रखने के लिए चाहिए। मुझे एक बताइए, इतने साल से आप ये सब कर रहे हैं, कह रहे हैं, और आपने बोला कुछ लोगों के चक्षु तो खुल गए। अगले 3 साल में हमें एज अ सोसाइटी, सरकार को और बिजनेस फ्रेटर्निटी जो है, क्या करना चाहिए जिससे आपके मिशन को और पानी की ये जो किल्लत है और पानी की जो यूटिलाइजेशन है ठीक हो जाए? क्योंकि आप ये बातें तो बहुत, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, स्पीचेस देखी है, पिछले साल अक्टूबर में आपके साथ इवेंट पे तब आपको सुना और मैंने आपका पैशन देखा कि आपके लिए एक जेन्युइनली एक मुहिम है, ये एक ये काम नहीं है, ये इट इज योर मिशन इन लाइफ। क्या किया जाए अभी? क्योंकि आपने बोला लोग, पीपल आर मोर ओपन माइंडेड, पीपल आर मोर फोकस्ड, दे आर मोर रिसेप्टिव। देखिए, हमें इन अगले 3 सालों में 2 बात समझ के करने की जरूरत है। पहले तो ये कि यदि हम अपने कंट्री का अर्बन फ्यूचर, इंडस्ट्री फ्यूचर, सब फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं, तो वो गांव के फ्यूचर को ठीक किए बिना नहीं हो सकता, क्योंकि भारत गांवों का गणराज्य है। पहले भारत के गांव के लोग अपनी जमीन पर, अपनी खेती से अपने जीवन को चलाने के लिए सक्षम बने और वो फिर वहां से उजड़कर शहरों की तरफ उनको पलायन ना करना पड़े। किसी तरह से हम यदि अपने शहरों को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहले गांव से उजड़कर आने वाले लोग गांव में रुके, उनका जीवन स्वावलंबी हो, गांवों का गणराज्य भारत, गांव स्वराज्य का भारत बने, इस बात को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्त, मैं आपको बताऊं कि मैं 40 साल पहले ये बोला करता था, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर में हमारी सरकार, गांव में हम सरकार। इसका मतलब ये कि हम गांव के लोगों को अपने सारे काम खुद करने चाहिए और खुद अपने गांव को स्वावलंबी बनाना चाहिए। हमें गांव से उजड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका बड़ा असर हुआ था। बेपानी लोग जो उजड़ गए थे, वो वापस अपने गांव में आकर बसे और उन्होंने अपने गांव को हरा भरा बनाया, समृद्ध बनाया। तो मैं सबसे पहला काम तो औद्योगिक घरानों को, इंडस्ट्री को, मीडिया को, सरकार को और अपने आप को ये कहना चाहता हूं कि यदि भारत गांव का गणराज्य है, तो सबसे पहली यूनिट गांवों को हम ठीक से उन्हीं की जगह पर बचा के, बसा के रखें, वो अपने जीवन को अपने गांव में अच्छे से जी सके, गौरव के साथ जी सके, स्वाभिमान के साथ जी सके, वैसी व्यवस्था हमें गांव में करनी होगी। यदि गांव उजड़कर शहरों में आएंगे, तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बन लैंडस्केप डेंजरस हो जाएगा और फिर हमारे बस की बात नहीं रहेगी अपने गांव, अपने शहरों को भी ठीक करना। दोस्तों, मैं जानता हूं ये किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ। 30 साल पहले हमारी एक बहन जी कहा करती थी कि गांव में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए गांवों को खत्म करो और सबको शहर बना दो, क्योंकि शहरों में सोशल सिक्योरिटी है, वहां कोई ऊंच नीच नहीं है, वहां कोई पूछता नहीं है, जातिवादी नहीं है, वहां छुआछूत नहीं है। आजकल हमारी वो बहन की बिल्कुल चुप है।
अब वो नहीं कह रही हैं कि जब शहर से उजड़ के लोग गांव जा रहे हैं, वापस अपनी जगह पर जा रहे हैं। जिन घरों में उनकी जन्म के वक्त नाल कट के दबी थी, वो उस जगह पर जाके अपने प्राण देना चाहते हैं, उस जगह पे जाके अपने अंतिम सांस लेना चाहते हैं। वो जो उनके इमोशंस हैं, उसको हम कैसे आगे चेतना दे सकते हैं, कैसे हम अपने गांवों को एक बार दोबारा से गौरव स्वावलंबी बनाने के लिए, गांव को हरे भरे बनाने के लिए। दोस्तों, 37 साल पहले मेरा एक नारा था, गांव का पानी गांव में, गांव की माटी गांव में, गांव में बने गोबर की खाद, हर घर में हो अपनी खाद और अपना बीज। अमावस्या के दिन सारी ग्राम सभा इकट्ठी होकर तय करें कि कैसे होगा हमारा जीवन हरा भरा, सुख समृद्ध। ये जो बातें थी, इन बातों का असर मेरे कुछ गांव में तो जरूर हुआ। मैंने अपनी आंखों से, मैं अभी भी देख रहा हूं, क्योंकि एक सामाजिक और एक जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव मेरे गांव में दिखता है। उस जमाने में मेरे गांव की औरतें गीत गाती थी, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ मैं नहीं जानती। आज वही औरतें गीत गाती हैं, अब बादल आता है मेरे गांव में, बरसता है वो, मेरे खेत में पानी है, मेरे कुएं में पानी है, और मेरा बेटा और बहू के रूठ कर गांव छोड़कर चले गए थे, वो लौट आए हैं मेरे घर, अब करते हैं खेती। अब मुझे लगने लगा कि मेरा बुढ़ापा मेरे गांव में खुशियों से बीतेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम इंडस्ट्री और सरकार और समाज को गांव के स्वावलंबन का करना चाहिए। दूसरा काम, हमारे गांव में जो अब लोग वापस दोबारा जा रहे हैं, उनको गांव में रोजगार मिले, खेती में मिले, पानी में मिले, लघु उद्योग में मिले। जीवन के लिए जो भी जरूरी है, मैं समझता हूँ कंप्यूटर भी लघु उद्योग है, लैपटॉप भी लघु उद्योग है कि गांव के लोग उसको अपने काम में उपयोग करने लगे। तो जो चीजें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में, हमारे गांव को जीवन को बेहतर बनाने में काम आती है। हमारा चश्मा भी लघु उद्योग है जो हमें हमारी आंखों से देखने में मदद करता है। इसलिए जो मानवीय जरूरत को पूरा करने में जो उद्योग जरूरी है, वो यदि हम अपने गांव में लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं। लेकिन दोस्तों, ये निजीकरण नहीं, ये सामुदायिकरण और सहकारीकरण, उससे करना होगा। क्योंकि निजीकरण से यदि गांव की जमीन का दोबारा से लैंड एक्विजिशन के में आएगा, तो फिर झगड़े होंगे गांव और शहर के। इसलिए हम अपने गांवों को और शहरों को बचाने के लिए गांव में सामुदायिकरण, साझे काम, साझे उद्योग, साझी खेती, कम्यून एग्रीकल्चर, उस सब को बढ़ाने की जरूरत है। मैं जानता हूं मैं जो बोल रहा हूँ वो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, मैं ये जब बोल रहा हूँ तो मैंने किया, बिना किए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कुछ गांव में किया, उसके बाद बोल रहा हूँ। इसलिए ये संभव है, ये असंभव नहीं है। कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन ये करना चाहिए। आज उद्योगों के सामने ये चुनौती है कि वो अपने उद्योगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो हमें ये जो क्लाइमेटिक सिक्योरिटी है, इसको समझना होगा। देखो, पिछले 200 वर्षों में ये जो औद्योगिकरण हुआ, उसने दो आइडियोलॉजी को बढ़ाया, एक समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद। दोनों का एंड एक ही है। समाजवाद जिस उद्देश्य से बना था कि वो सबकी लाइफ को बेहतर बनाने का साझा काम करेगा, वो आज नहीं बचा। और जो अपने को समाजवादी कहते हैं, उन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी को जन्म दिया, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट इकोनॉमिक ग्लोबल नेट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ये सब इस तरह की बीमारियों का सृजन किया, इस तरह की बीमारियों को अपने देश में पैदा किया। और अब उन्हीं के देश में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां एक नई रिवॉल्यूशन आ सकती है। चाइना में लोग बहुत झगड़े कर रहे हैं, इसीलिए चाइना अब बौखलाकर अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है। ये समझने की जरूरत है कि जो दूसरों का घर तोड़ता है, जो दूसरों का घर बिगाड़ता है, जो दूसरों का नुकसान करता है, एक दिन उसका खुद का नुकसान होता है। इसलिए हम इस प्रकृति में
ये जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड है इसको जरा ठीक से समझें। भारत के ज्ञान तंत्र में सस्टेनेबिलिटी का मतलब था सनातन, जिसका कभी अंत ना होता हो, जो कभी मरता ना हो, सदैव नित्य नूतन निर्माण करना। हम हमेशा नित्य नूतन निर्माण करें, पर किसी का अंत ना करें, किसी की हत्या ना करें, किसी को मारे नहीं। ये जो नया विकास आया उसकी शुरुआत हमारे विस्थापन से ही हुई। सबसे पहले उसने हमारी विजडम का विस्थापन किया, फिर हमारे लाइफ स्टाइल में जो भारतीय आस्था और पर्यावरण की रक्षा का काम था उसको हमने छोड़ा, और एक तरह से हमारे जीवन के संकट दिन ब दिन बढ़ते चले गए। इन संकटों को हमें देखने की जरूरत है। इन संकटों को यदि हम समझ लें तो हमें फिर प्रकृति को समझना और प्रकृति का रेस्पेक्ट के साथ अनुकूलन करना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं द नेचर अडेप्टेशन एंड विद लव एंड अफेक्शन आवर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के रास्ते पर चलना। क्योंकि इस नेचर में हम सबकी जरूरत पूरी करने की ताकत है, लेकिन एक भी आदमी का लालच पूरी करने की ताकत नहीं है। इसलिए हम ये समझ लें कि यदि हम भारत को दोबारा से ग्लोबल टीचर बनाना चाहते हैं, दुनिया को सिखाने के लायक अपना देश बनाना चाहते हैं, तो हमें विद लव अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट ऑफ नेचर अपने लाइफ स्टाइल में नेचर अडेप्टेशन को इख्तियार करना होगा। यदि हम उसको इख्तियार करेंगे तो हमारा जीवन स्वावलंबी होगा, सुखी और समृद्ध होगा। हम अपने जीवन का सुख और समृद्धि चाहते हैं तो हमें नेचर की अडेप्टेशन करना जरूरी है, और इस अडेप्टेशन करने के लिए हमें क्लाइमेट चेंज लिटरेसी की जरूरत है। हम अपने देश के समाज को और अपनी सरकारों को ये समझा सकें कि यदि हमने प्रकृति के विपरीत विकास के नाम पर विनाश का काम किया तो ये 1 किलो भी वायरस नहीं होगा, कोरोना वायरस, जिससे पूरी दुनिया भयभीत है, पूरी दुनिया में तबाही है, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। तो ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई महामारी, ऐसा कोई महाविस्फोट दोबारा हो सकता है। और यदि हम नेचर के साथ अडेप्टेशन करेंगे तो ऐसे महाविस्फोट से हम बच सकेंगे और हमारा देश सनातन सस्टेनेबल रास्ते पर चलेगा। हमें सस्टेनेबिलिटी को समझना जरूरी है। भारत के बिजनेस में, भारत की इंडस्ट्री में प्रॉफिट के से ज्यादा मजबूत शुभ था। हम लाभ के लिए काम जरूर करते थे, लेकिन शुभ हमारे जीवन में, तो हम जिसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं उसको जरा शुभ के साथ जोड़ के देखें। आज हमारे प्रॉफिट इकोनॉमिक कंपटीशन के नेटवर्क में हमारा जो शुभ है, जिसको मैं अंग्रेजी में सिक्योरिटी कहता हूँ, जिसको मैं अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी कहता हूँ, वो कमजोर हुआ है। इसलिए हमें अब एक but Varida Prasad is asking, she's from the Revi Environmental Solution. Why is India not using treated sewage for organic farming? She says because of lockdown, sewage water is generated in a huge amount. The effect of lockdown on river is due to industrial activity. So please share your views on this and what action we can take to maintain the water quality in river in unlock 1. So बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें अब एक सिक्योरिटी चाहिए। हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये जो प्रॉफिट कंपटीशन के नेटवर्क की सिक्योरिटी है, इससे भी स्ट्रॉन्ग और इससे भी मजबूत हमें क्लाइमेट चेंज सिक्योरिटी चाहिए। हमें फूड, वाटर, एयर, ये जो सिक्योरिटी का नेट, हमारी हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए। ये जो हमारा सिक्योरिटी का नेट है, इसको हमारी पूरी बोलचाल में, पुरानी बोलचाल में शुभ कहते थे। शुभ कर्म वो होता है जो सबके भले के लिए होता है, जो सनातनता के लिए होता है, जो कभी नष्ट होने के लिए नहीं बल्कि चीजों को बना के रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो होता है, वो शुभ है। इसलिए हमें अब इंडिया को एक ग्लोबल सिक्योरिटी नेट
की तरफ मूव करने की जरूरत है। ये मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूं कि तीसरा काम हमारा सिक्योरिटी नेट की तरफ मूव करने का है अपनी कंट्री को। और ये सिक्योरिटी नेट की तरफ मूव जब होगा जब हम गांव में गांव की माटी, गांव का पानी, गांव की जमीनों को ठीक करके लोगों को रोजगार देने का, खेती में और जीवन के लिए जरूरी उद्योगों में हम रोजगार देंगे, उनको काम के अवसर बढ़ाएंगे। और रोजगार करने के लिए उद्योगपतियों की और उद्योगों की भूमिका बनती है। वो एक ट्रस्टी की तरह गांव में, गांव के जो जमीन जिनके पास है उनके समूह बनाकर अपना इंडस्ट्री, अपना उद्योग लगाए और उनका भी हिस्सा उसमें हो और उससे वो उत्पादन करें, तो लोगों में हमेशा एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता सूझेगा। दोस्तों, यदि हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हम भारत के उद्योगपति, भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया सब मिलकर भारत के स्वावलंबन की तरफ 2 कदम आगे बढ़ सकेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और अपने मित्र ने, जिसने मुझसे पूछा 3 साल में क्या करना है, 3 साल में गांव के गणराज्य को मजबूत करने के लिए उद्योगों को ठीक से अवसर मिलेगा। यदि गांव मजबूत होंगे तो उनको हरा भरा बनाने के लिए, वहां की खेती और उद्योग को, वहां के पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग गांव में आगे आए और गांव को आगे बढ़ाएं। एक वनिता प्रसाद ने क्वेश्चन पूछा था सीवेज वाटर पे लिए कि सीवेज वाटर को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सीवेज वाटर को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए अब बायो सैनिटाइजर और बायो कई तरह के हम अब आजकल हमारे पास चीजें इस देश के पास उपलब्ध हैं। बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से काम हुआ है। उस पानी को एक तरह से रिट्रीट करके और रिसाइकल करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम ले सकते हैं। लेकिन स्वेज वाटर ही होगा। ये जो साबुन का और कास्टिक सोडे वाला पानी है उसको हमारे सुवेज से थोड़ा अलग करना पड़ेगा। थैंक यू राजेंद्र सिंह जी, हमारा आभार। और आपके काम के लिए भगवान आपको और थोड़ा देश को आगे लगाना है काम में। हाँ जी, और आपको भी लगना है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।